हेलो एवरीवन। तो अभी आपने सबसे पहली वीडियो देख चुके हैं जनरल एनाटॉमी की। उसमें मैंने रीजनल एनाटॉमी क्या है, किस तरीके से उसमें स्टडी होती है, क्या सरफेस एनाटॉमी होती है, ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब ये उसी सीरीज में दूसरी वीडियो है, क्योंकि सेकंड पार्ट है फर्स्ट वीडियो का। इसमें मैंने आपको बताया था 3 अप्रोच होते हैं उसमें, रीजनल एनाटॉमी या सिस्टेमिक या फिर आपकी थर्ड होती है क्लिनिकल। तो ये सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी क्या क्या होती है। चलिए, तो सिस्टेमिक एनाटॉमी भी एक स्टडी का टाइप है। आप इस तरीके से भी एनाटॉमी पढ़ते हैं। कुछ बुक्स इसी मेथड से लिखी जाती है जिसमें हम सिस्टेमिक एनाटॉमी को पढ़ते हैं। द सिस्टेमिक एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडीज ऑर्गन सिस्टम दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अच्छा, ये ऑर्गन बेसिस पर होती है, ये ऑर्गन बेसिस पर होती है। द बेसिक सिस्टम एंड द फील्ड ऑफ स्टडी और द ट्रीटमेंट ऑफ ईच इन पैरेंथेसिस आर। तो यहां पर नीचे मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है, वो सारे फील्ड ऑफ स्टडी जो सिस्टेमिक एनाटॉमी के अंतर्गत आते हैं या उसके थ्रू पढ़े जाते हैं, और पैरेंथेसिस में उसको ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स या उस डिपार्टमेंट को या उस ट्रीटमेंट यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ये भी मैंने दिखा है, रेड कलर से दिख रहा है आपको। In this introduction, an overview of several systems significant to all parts of regions of body will be provided like। जैसे पूरे इसको सिस्टमिक एनाटॉमी को पढ़ने के लिए हमने 11 पार्ट्स में बांट दिया है। कितने सिस्टम्स में? बॉडी के 11 सिस्टम्स के हिसाब से, ठीक है। यानी हमारा एक सिस्टम होता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट कौन से साइंस में पढ़ा जाता है? डर्मेटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम इज अंडर द कोर्स ऑफ डर्मेटोलॉजी। तो यहां पर हम उसकी पूरी एनाटॉमी पढ़ते हैं। जैसे कि स्किन, इंटेगुमेंट्री सिस्टम में क्या आ जाता है? स्किन। ये किससे बना है? लैटिन वर्ड इंटेगुमेंटम, जिसका मतलब होता है कवरिंग, यानी हमारी बॉडी की जो भी कवरिंग्स हैं और उसके अपेंडेजेस, यानी उस कवरिंग पर लगे हुए एडिशनल स्ट्रक्चर्स लाइक हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड, सबक्यूटेनियस टिश्यू just beneath it. The skin, an extensive sensory organ, forms the body's outer protective covering and the container। समझ में आ रहा है? तो ये कवरिंग है हमारी बॉडी की। तो अगर हम इसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो अब ये जो बुक है आपकी जनरल एनाटॉमी, तो जनरल एनाटॉमी में स्किन के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, स्केलेटल के ऊपर पूरा एक चैप्टर है। तो अगर आप इस जनरल एनाटॉमी को पढ़ते हो ना, जनरल एनाटॉमी वाली ये जो बुक जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें हर एक टॉपिक पर एक एक चैप्टर है। स्केलेटल पर अलग चैप्टर है, जॉइंट्स पर अलग चैप्टर है, मसल पर अलग है, बोन पर अलग है। तो अगर आप इन सारे चैप्टर्स को, इस पूरी सीरीज को देख लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी हायर वीडियो देखिए किसी भी टॉपिक पर पूरे यूट्यूब पर, आपको 100% वो वीडियो समझ में आने लगी, वो क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम और ऑस्टियोलॉजी, ये किसके अंडर में आते हैं? किस स्टडी में? ऑस्टियोलॉजी। तो स्केलेटल सिस्टम की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, इट प्रोवाइड्स आवर बेसिक शेप, सपोर्ट ऑफ द बॉडी एंड इज व्हाट द मस्कुलर सिस्टम एक्ट ऑन टू प्रोड्यूस मूवमेंट। और बोन ही वो स्ट्रक्चर है जहां पर आकर मसल्स अटैच होती हैं और उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स सच एज हार्ट, लंग्स एंड पेल्विक ऑर्गन्स। आपको पता है जो हमारा थोरेसिक केज है वो हार्ट और लंग को प्रिवेंट करता है, और जो हमारी पेल्विक बोन्स हैं वो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्केलेटल सिस्टम। तो या फिर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, यानी सिस्टम्स के हिसाब से अगर हम एनाटॉमी को पढ़ेंगे तो ऐसे हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आर्टिकुलर सिस्टम। तो जैसे हमने बोन वाले में पढ़ा है, तो वहां कौन सी बोन है, कौन से अटैचमेंट है, कौन से जॉइंट है, ये सब कुछ उसी में आ जाएगा। एक होता है आर्टिकुलर सिस्टम, या आर्टिकुलर को पढ़ते हैं आर्थ्रो माने जॉइंट। तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम? आर्थ्रोलॉजी। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? जॉइंट्स के बारे में। बॉडी में जितने भी जॉइंट है उनके एसोसिएटेड लिगामेंट कनेक्टिंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग द साइट एट विच मूवमेंट अकर। तो जॉइंट क्या करते हैं? जॉइंट बोनी पार्ट्स को कनेक्ट कराते हैं स्केलेटल सिस्टम में और प्रोवाइड कराते हैं मूवमेंट, ठीक है। और क्या कराते हैं? मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? फोर्थ हमारा सिस्टम होता है मस्कुलर। इसकी स्टडी को किस में आती है? मायोलॉजी।
It consists of skeletal muscle that act or contract to move or position part of the body, the bones that articulate at the joints, or the smooth or cardiac muscles that propel, expel or control the flow of fluid and contained substance. तो यहाँ मस्कुलर सिस्टम में हम स्केलेटल मसल्स को पढ़ेंगे जो हमारे बोन्स को अटैच करते हैं डिफरेंट जॉइंट पर, ठीक है। और हम स्मूथ मसल और कार्डियक मसल को भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, उनके कॉन्ट्रैक्शन में कौन से स्ट्रक्चर की क्या हेल्प होती है और कौन से स्ट्रक्चर को हम, उस सारे स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, कार्डियक मसल की एनाटॉमी क्या है, उसमें कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जो स्मूथ मसल में नहीं मिलते, ये सारी बातें हम मस्कुलर सिस्टम वाली सिस्टेमिक एनाटॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। द नर्वस सिस्टम, इसको कहते हैं न्यूरोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है हमें? इट कंसिस्ट ऑफ सीएनएस, विद सीएनएस के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या आता है? नर्व्स एंड गैंग्लिया टुगेदर विद देयर मोटर एंड सेंसरी एंडिंग। और ये नर्व्स की एक एंडिंग वो होती है जो सेंसेशन ले जाती है और एक उस सेंसेशन का रिजल्ट देती है जिसको बोलते हैं मोटर, है ना, जो मूवमेंट कराती है, ठीक है। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ दीज ऑर्गन सिस्टम, enabling the body response to and the activities within its environment. The sense organ including olfactory organ for smell, eyes for visual, और आइस एक सबसे बड़ा टॉपिक भी है इसलिए इसे ऑप्थेल्मोलॉजी में कंसीडर किया जाता है। ईयर फॉर सेंस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस, इसकी स्टडी को पर्टिकुलरली कहते हैं ऑटोलॉजी। और गस्टेटरी ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ टेस्ट, है ना, तो सेंस ऑफ टेस्ट की स्टडी जो करते हैं, तो यानी टंग वंग की जो एनाटॉमी जो होती है वो सब कुछ हम सेंस ऑर्गन में पढ़ते हैं और ये सब का सब सिस्टेमिक एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, ठीक है। यानी आप किसी भी बुक, नर्वस सिस्टम में पूरी बुक पढ़ोगे तो हमेशा उसमें शुरुआत होगी टॉपिक की सिस्टेमिक एनाटॉमी से, मतलब आपको पहले पूरा स्ट्रक्चर बताया जाएगा, उसके बाद उसके फंक्शन, उसकी पैथोलॉजी वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो अगला सिस्टम माना गया है सिस्टमेटिक, ये सिस्टेमिक एनाटॉमी में, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। इट कंसिस्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर और लिम्फेटिक सिस्टम, दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, विच फंक्शंस इन पैरेलल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्पेशली कॉल्ड कार्डियोलॉजी, है ना, कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स दैट प्रोपेल एंड कंडक्ट ब्लड थ्रू द बॉडी। यानी हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या वर्क करता है? हार्ट और ब्लड वेसल की हेल्प से ब्लड को एक दूसरे से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। और ये ब्लड का मूवमेंट क्यों होता है? डिलीवरिंग द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स टू द सेल एंड रिमूविंग देयर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक CO2, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल दैट विथड्रॉ एक्सेस टिश्यू फ्लूइड दैट इज कॉल्ड लिम्फ फ्रॉम द बॉडी इंटरस्टिशियल या इंटरसेल्युलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। It filters through lymph nodes and return it to the blood stream। तो बाद में जाके यही लिम्फ कहाँ मिल जाता है? ब्लड में मिल जाता है, लेफ्ट थोरेसिक डक्ट के थ्रू, ठीक है। जब लिम्फेटिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिम्फेटिक उसको असिस्ट करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट सिस्टम है हमारा वो है हमारा एलिमेंट्री या डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं उसको, ठीक है, एलिमेंट्री और डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसमें जो स्पेशलिटी होती है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, है ना। तो और इट कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, यहाँ तक की पढ़ाई करते हैं माउथ से लेकर एनस तक, विद ऑल इट्स एसोसिएटेड ऑर्गन एंड ग्लैंड्स दैट फंक्शंस इन इंजेशन, मास्टिकेशन, डिग्लूटेशन, डिग्लूटेशन को स्वेलोइंग भी कहते हैं, ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये सारे स्टेप्स हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में आपने पढ़े होंगे शुरुआत में, ये सारे स्टेप्स हैं। और एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट दैट इज कॉल्ड फीसेस रिमेनिंग आफ्टर द न्यूट्रिएंट हैव बीन एब्सॉर्ब। तो हमारी एलिमेंट्री या डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी में हमको ये सारे पॉइंट समझने के लिए इनके पूरे स्ट्रक्चर्स की स्टडी करनी पड़ती है। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो पल्मोनोलॉजी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये कंसिस्ट क्या करता है? इस सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका? यहाँ पर एयर पैसेज और लंग्स दैट सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन and eliminate carbon dioxide from it. The diaphragm and larynx control the flow of air through the system, which may also produce tone in the larynx.
that is further modified by tongue, teeth and lips into speech. तो जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट हैं जो हमें डिस्कस करने होते हैं वो हमें इसकी सिस्टेमिक एनाटॉमी में पढ़ने होते हैं। यानी सिंपल सा समझ लीजिए आपके अगर रीजन वाइज आप एनाटॉमी की स्टडी कर रहे हैं तो उसको रीजनल एनाटॉमी बोलेंगे, और आपने पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम के हिसाब से एनाटॉमी पढ़नी है कि आज मैं एलिमेंट्री कैनाल के पूरा सब कुछ पढ़ूंगा, फिजियोलॉजी पढ़ूंगा, एनाटॉमी पढ़ूंगा, तो आपको पहले एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी उस पर्टिकुलर सिस्टम की, तभी आप उसके फंक्शन बता सकते हैं। और इसीलिए इसको हमने 11 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है पूरी बॉडी को एज पर द ऑर्गन्स। तो देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन और बचे हमारे पास। यूरिनरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं यूरोलॉजी, इसकी ब्रांच है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा which filters blood and subsequently produce, transport, store and intermittently excrete urine or liquid waste। इसके बाद आता है हमारा अगला सिस्टम दैट इज जेनाइटल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल में इसको गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में रखते हैं और मेल के केस में इसको एंड्रोलॉजी में रखते हैं, ठीक है। यानी फीमेल के डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं और मेल के डॉक्टर्स को एंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ गोनेड्स, ओवरी, टेस्टिस एंड प्रोड्यूस oocyte that is egg and sperm, the duct that transport them and the genitalia that enables their union. After conception the female reproductive tract nourishes and delivers the fetus। और इसी की ब्रांच में हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का आगे का जो वर्जन होता है ना वो एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम फीटस का पूरा डेवलपमेंट पढ़ते हैं। अपना ये जो लास्ट टॉपिक है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, जो एंडोक्राइनोलॉजी में आ जाता है। इसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, हॉर्मोन्स। क्लियर, ये हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं इंक्लूडिंग डिस्क्रीट डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड सच एज थायराइड ग्लैंड, आइसोलेटेड क्लस्टर्ड सेल ऑफ गट, ब्लड वेसल्स वॉल एंड स्पेशलाइज्ड नर्व। तो ऐसा नहीं है हार्मोन केवल ग्लैंड से ही निकलते हैं, इसके अलावा क्लस्टर्ड सेल होते हैं हार्मोन गट में, वहां से भी निकलते हैं लोकलाइज हार्मोन, ब्लड वेसल से भी कुछ लोकलाइज, स्पेशलाइज नर्व एंडिंग से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट आर कैरिड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम टू द डिस्टेंट इफेक्टर सेल इन अ पार्ट ऑफ द बॉडी। द इन्फ्लुएंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज दस ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड एज दैट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसीलिए दोनों को एक दूसरे का कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी 11th ब्रांच, ठीक है, स्टडी की, यानी 11th सिस्टम हो गया जिसमें हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हॉर्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म एंड अदर प्रोसेसेस सच एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन। ये सारी की सारी मेजर प्रोसेसेस हैं, ये भी हार्मोन से कंट्रोल होती हैं। अब यहाँ पर सिस्टमिक एनाटॉमी में आपको याद ये रखना है कि नन ऑफ द सिस्टम्स फंक्शंस इन आइसोलेशन। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो आइसोलेशन में काम करे, जैसे कि पैसिव स्केलेटल सिस्टम एंड आर्टिकुलर सिस्टम एंड द एक्टिव मस्कुलर सिस्टम कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट सुपर सिस्टम दैट इज कॉल्ड लोकोमोटर सिस्टम और अपरेटस। लोकोमोटर सिस्टम बोल सकते हैं या अपरेटस बोल सकते हैं, और इसकी स्टडी इसमें करते हैं ऑर्थोपेडिक्स। यानी आपको पता है स्केलेटल कैसा होता है, पैसिव, कोई मूवमेंट नहीं होता। आर्टिकुलर सिस्टम जॉइंट्स कैसे होते हैं, पैसिव, कोई मूवमेंट नहीं होता। लेकिन उनमें मूवमेंट कौन कर सकता है, एक्टिव कौन होता है, मसल। तो ये तीनों मिलकर एक सिस्टम बना देते हैं लोकोमोटर सिस्टम, ठीक है, जिसमें तीनों ही सिस्टम काम आ रहे हैं आपके। लेकिन फंक्शनल कब होगा, जब लोकोमोटर सिस्टम बनेगा। तो लोकोमोटर को आप पूरी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। जब आप उस सिस्टम को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बोन की भी एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी, आर्टिकुलर सिस्टम्स की भी एनाटॉमी पड़ेगी, जॉइंट्स भी पढ़ने पड़ेंगे और मसल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज दे मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस लोकोमोशन ऑफ द बॉडी। Although the structures directly responsible for locomotions are muscles, bones, joints and ligaments of limbs, other systems are indirectly involved as well. The brain and nerves of the nervous system stimulates them to act. The arteries and veins, circulatory system supply oxygen and nutrient to the remove waste from these structures. The sensory organ, especially vision and equilibrium, play important role in directing and activating the gravitational environment. तो ऐसा नहीं है कि ये तो बिल्कुल क्लोज सिस्टम हो गया लोकोमोटर सिस्टम, लेकिन लोकोमोटर सिस्टम को काम करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। वो कौन लाएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसको कोऑर्डिनेटेड वे में मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है। ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी पैर रख दो, कहीं भी पैर तोड़वाने थोड़ी पैर आपको, ठीक है। तो उसमें कोऑर्डिनेशन कौन लेकर आएगा, नर्वस सिस्टम। ऑक्सीजन कौन लेकर आएगा, ब्लड।
वहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया। तो ओवरऑल बॉडी एक दूसरे के कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है। तो आप सिस्टम वाइज भी यानी ऑर्गन सिस्टम वाइज भी एनाटॉमी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बॉडी के पार्ट्स वाइज पढ़ सकते हैं, सिस्टम वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तीसरी अप्रोच होती है जो उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल अप्रोच। इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल अप्रोच। चलिए अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है क्लिनिकल अप्रोच में। तो ये जो अप्रोच है क्लिनिकल एनाटॉमी, ये थर्ड अप्रोच है हमारी पढ़ने की एनाटॉमी। क्लिनिकल अप्रोच एनाटॉमी में कैसे पढ़ते हैं हम? क्लिनिकल या अप्लाइड दोनों ही नाम इससे बुलाया जाता है, और आप कोई भी एनाटॉमी में पढ़ते हो उसमें पीछे क्लिनिकल सेक्शन दे ही रखा होता है। तो क्लिनिकल एनाटॉमी एम्फेसाइज एस्पेक्ट ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, डेंटिस्ट्री एंड अदर एलाइड हेल्थ साइंसेज। It incorporates the regional and systemic approaches to studying anatomy and stresses clinical application। तो ये देखिए क्लिनिकल एनाटॉमी किस बात पर काम करती है कि बॉडी के जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है ना, वो रियल टाइम में अप्लाइड पार्ट जो होता है, यानी जो प्रैक्टिस हम करते हैं मेडिकल प्रैक्टिस में, जो हम क्लिनिक में अपनी प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पर जो रियल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें हमारी रीजनल और सिस्टेमिक अप्रोच तो काम आती ही है एजुकेशन में, साथ में हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी भी बहुत काम आती है। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या डिफाइन करती है? द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफन इन्वॉल्व्स इन्वर्टिंग और रिवर्सिंग द थॉट प्रोसेस टिपिकली फॉलोड व्हेन स्टडीइंग रीजनल एंड सिस्टेमिक एनाटॉमी। तो जो हमने रीजनल और सिस्टेमिक एनाटॉमी में पढ़ा था उसकी रिवर्स प्रोसेस को हम दिमाग में रखते हुए पढ़े तो हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी आ जाती है। जरा समझते हैं एक एग्जांपल से। इसको मैंने एग्जांपल लिखा है, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, आप ऐसा ना सोचें द एक्शन ऑफ मसल इज टू क्लिनिकल एनाटॉमी आस्क। मान लीजिए कोई मसल है, वो एक्शन क्या करा रही है? मान लीजिए ये बाइसेप्स मसल है, बाइसेप्स से आपका क्या बनता है? आपका हैंड फ्लेक्स होता है ना, आपका हैंड आपके कंधे की तरफ, शोल्डर की तरफ मूव करता है बाइसेप्स मसल से। एनाटॉमी ये बोलती है, ठीक है, नॉर्मल एनाटॉमी ये बोलती है कि ऐसा होता है। लेकिन क्लिनिकल एनाटॉमी क्या पूछती है आपसे? क्लिनिकल एनाटॉमी क्या पूछती है? हाउ वुड द एब्सेंस ऑफ दिस मसल एक्टिविटी बी मैनिफेस्ट। मतलब अगर बाइसेप्स नहीं होती तो ये हाथ यहां कैसे आता? समझ में आ गई? यानी उसकी एब्सेंस में या उस मसल की बीमारी में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये हमें कहां समझ में आता है? क्लिनिकल एनाटॉमी में। इंस्टेड ऑफ नोटिंग द सो एंड सो नर्व प्रोवाइड्स इनर्वेशन टू दिस एरिया ऑफ स्किन, ठीक है। लेकिन क्लिनिकल एनाटॉमी क्या बताएगी? क्लिनिकल एनाटॉमी आस्क नंबनेस इन दिस एरिया इंडिकेट्स अ लीजन ऑफ विच नर्व। सिंपल है, आपके एक नर्व है जैसे सियाटिक नर्व है, सियाटिक नर्व आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करती है, ठीक है। ये तो आप पढ़ते हो कहां? सिस्टेमिक एनाटॉमी, या इसको बोल दो आप रीजनल एनाटॉमी में। लेकिन थाई के पीछे वाले एरिया में नंबनेस है, तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो सकती है? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसमें सिस्टेमिक क्या थी, और अगर वो नहीं होगी तो बीमारी कौन सी होगी, ये आपको क्लियर होना होगा, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी इज एक्साइटिंग टू लर्न बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन सॉल्विंग क्लिनिकल प्रॉब्लम। हालांकि दोनों के मुकाबले, सिस्टेमिक और उसके मुकाबले, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको क्लिनिकल एनाटॉमी होती है, क्योंकि इसमें आप रियल टाइम में डिसीजेस को देखते हो, डिसऑर्डर्स को देखते हो अपने आसपास, और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हो एज पर अपनी सिस्टेमिक या रीजनल एनाटॉमी के नॉलेज बेसिस पर। द क्लिनिकल कोरिलेशंस इन द बुक डिस्क्राइब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमी। केस स्टडीज गिवन इन द बुक ऑल्सो इंटीग्रेट द पार्ट ऑफ क्लिनिकल अप्रोच टू द स्टडीइंग एनाटॉमी। जब भी आप बीडी चौरसिया पढ़ते हो तो उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं क्लिनिकल, ठीक है। या फिर हर टॉपिक के बाद जैसे ही कोई क्लिनिकल स्ट्रक्चर खत्म होगा, जैसे ही कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर खत्म होगा, उसके साथ ही उसका क्लिनिकल कोरिलेशन भी दे रखा होता है। बीडी चौरसिया में भी दे रखा है, और अगर आप विश्राम सिंह पढ़ते हैं, दो ही इंडिया में बुक यूज होती है ज्यादातर, उसमें भी लास्ट में आपको दे रखे हैं क्लिनिकल और आपके ये केस स्टडीज दे रखी हैं। एक पेशेंट की स्टोरी बता दी है, ऐसा ऐसा हुआ, बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब आप अपनी एनाटॉमी के पूरी नॉलेज के बेसिस पर इस चीज को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन तीनों अप्रोचेस।
अब हमारा बचता है एक लास्ट पॉइंट, एनाटॉमिको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, यानी अब हमने अप्रोचेस सीख ली, अब हमें टर्मिनोलॉजीज के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज क्या है, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर होगी। और वो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको काफी मजा आएगा, क्योंकि वही सारे वर्ड्स है, वही सारी वोकेबलरी है जो आपकी मेडिकल कॉलेज में काम आने वाली है, क्योंकि नॉर्मल लेमन टर्म में कोई बात नहीं करता। ठीक है, हमेशा एक पर्टिकुलर वर्ड होता है मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको वही वर्ड बोलना होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या है एनाटॉमिको मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है। देखिए, एनाटॉमिकल टर्म्स आर डेस्क्रिप्टिव टर्म्स स्टैंडर्डाइज्ड इन इंटरनेशनल रेफरेंस गाइड दैट इज कॉल्ड टर्मिनोलॉजिका एनाटॉमिका। ये क्या है? ये एक तरीके की डिक्शनरी है एनाटॉमी की, जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो की जाती है। एक पर्टिकुलर डिसीज को अगर आपको डिफाइन करना है या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आपको डिफाइन करना है, तो हमेशा याद रखिए वो कौन सी बुक को फॉलो करेंगे सभी लोग? टर्मिनोलॉजिका एनाटॉमिका, यानी जो एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी है वो इस बुक में मिलेंगी सारी, और जो एक्सेप्ट की गई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, केवल वही टर्मिनोलॉजी आपको यूज करनी है और वही इसमें मिलेंगी। तो ये एक रेफरेंस बुक की तरह होती है। 2011 में पहली बार ये ऑनलाइन आई, उससे पहले इसकी हार्ड कॉपी आती थी। ठीक है, 2011 में ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन। These terms in English or Latin are used worldwide. Colloquially, terminology is used by and to communicate with lay peoples. Eponyms are often used in clinical settings but are not recommended because they do not provide anatomical context and are not standardized. आप कोई भी टर्मिनोलॉजी नॉर्मल बताते हैं, जैसे कि आपको मैं बोलूं कि आप किसी को बता रहे हो कि भाई अपने हाथ को अंदर की तरफ मोड़ ले। अब ये एक लैंग्वेज है, लेमन टर्मिनोलॉजी। ठीक है, लेकिन आप मेडिकल में क्या बोलोगे? मेडिकल में आप बोलोगे कि प्लीज फ्लेक्स योर हेड। ठीक है, अपने हैंड को अंदर की तरफ मोड़ लो, मतलब फ्लेक्स कर लो। अंदर मोड़ने के लिए मतलब फ्लेक्स कर लो। ये जो लैंग्वेज है ये लेमन के लिए तो हो गई कि अंदर मोड़ लो। ठीक है, लेकिन क्लिनिकल यूज में या एनाटॉमिकल यूज में बोलेंगे आप फ्लेक्स, तो आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज फ्लेक्शन। ठीक है, हाथ को पीछे की तरफ ले जाओ, तो इसका मतलब क्या है? हाइपर एक्सटेंशन, है ना। पीछे की तरफ ले जाओ, कितना ले जाओ? बहुत ज्यादा ले जाओ, जितना ले जा सकते हो। तो वो क्या है? वो कौन सा मूवमेंट है? हाइपर एक्सटेंशन। तो मेडिकल टर्म में आप बोलोगे हाइपर एक्सटेंशन, कि मैंने पेशेंट को हाइपर एक्सटेंशन कराया। ये पेशेंट से आप कैसे बताओगे? मैंने उसका हाथ बहुत पीछे तक जितना जा सकता था उतना गया। ठीक है, The anatomical directional terms are based on the body in anatomical position. और हमेशा ये जो एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म होते हैं, डायरेक्शन की जो बात की जाती है वो एनाटॉमिकल पोजीशन के बेसिस पर की जाती है। हमारे एनाटॉमी में कई पोजीशंस होती हैं, तो पहले हमें ये डिफाइन करना होता है कि कौन सी पोजीशन में पेशेंट था। 4 एनाटॉमिकल प्लेन्स डिवाइड द बॉडी एंड सेक्शंस डिवाइड द प्लेन्स इनटू विजुअली यूजफुल एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो ये एनाटॉमिकल प्लेन क्या होता है, एनाटॉमिकल सेक्शन क्या होता है, ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये हम अगली वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे। तो ये प्लेन, डिवाइड, प्लेन्स, सेक्शंस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अदर एनाटॉमिकल टर्म्स डिस्क्राइब रिलेशनशिप ऑफ बॉडी पार्ट, कंपेयर द पोजीशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब लेटरलिटी एंड द मूवमेंट। ये सारी बातें हम कहाँ करते हैं? ये सब के सब इन सभी कामों को करने के लिए, चाहे आप रिलेशनशिप बॉडी, एक बॉडी पार्ट का दूसरे से, या किसी स्ट्रक्चर को आप कंपेयर करते हैं किसी दूसरे के साथ, या कोई मूवमेंट बता रहे हैं, तो वो सब आपको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में ही बताने पड़ते हैं, वाइवा में भी, और बुक्स पढ़ते समय भी वही आपको समझ में आएगा, कोई भी लेमन टर्म में नहीं लिखी जाती। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल सा देखते हैं हम, एनाटॉमिकल वेरिएशंस।
देखिए एनाटॉमिकल वेरिएशंस, देखिए एनाटॉमी बुक्स डिस्क्राइब इनिशियली एटलीस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एज इट इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द पीपल, दैट इज मोस्ट कॉमन पैटर्न। एनाटॉमी बुक में आप जो कुछ भी पढ़ते हो वो जनरली डायसेक्शन के बाद जो कुछ भी लोगों को दिखा अपने ऑब्जर्वेशन में, बीडी चौरसिया साहब को जो कुछ भी दिखा उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कॉमन पैटर्न लिख दिए। हाउएवर होता क्या है, occasionally a particular structure demonstrates so much variation within a normal range that the most common pattern is found less than half the time। ठीक है, होता क्या है कि जब हम एक्चुअल में डेमो वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन में देख रहे होते हैं उसको डायसेक्शन को, तो वो कुछ भी स्ट्रक्चर वैसा नहीं दिखता ऐसा हमें बुक्स में पढ़ा हुआ होता है। तो इन द बिगिनिंग स्टूडेंट्स आर फ्रीक्वेंटली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज द बॉडीज they are examining or dissecting do not conform to the atlas or text they are using। और ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब भी बिगनिंग में आप कोई स्टूडेंट डायसेक्शन लैब में देखता है तो वो देखता है यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं बुक में, ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं। एंड ऑफन स्टूडेंट्स इग्नोर द वेरिएशंस, और ये सबसे बड़ी गलती करता है कि स्टूडेंट को इग्नोर कर देता है कि वेरिएशंस क्या है। inadvertently damage them by attempting to produce conformity। Therefore, you should expect anatomical variations when you dissect or inspect prosected specimens। मतलब आप कम से कम इतना तो दिमाग में रखिए कि जब आप देख रहे हैं कि वो मेल का डाइसेक्शन करा रहे हैं या फीमेल का डाइसेक्शन करा रहे हैं, है ना, किस एज ग्रुप की बॉडी का डाइसेक्शन करा रहे हैं और उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में जाके बॉडी में मसल्स में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं या नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या वेरिएशंस मिल सकते हैं, वो अगर आपको क्लियर है तो आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। इन रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फिजिकल अपीयरेंस। द बोन्स ऑफ स्केलेटन वेरी नॉट ओनली इन देयर बेसिक शेप बट ऑल्सो इन लेसर डिटेल्स ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर। ठीक है, अ वाइड वेरिएशन इज फाउंड इन साइज, शेप एंड फॉर्म ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल्स। इवन हम देखते हैं कि जैसे हम लोग फिजिकल अपीयरेंस में बाहर से देखने में एक जैसे नहीं है, वैसे ही मसल्स के अटैचमेंट तक एक ही बोन पर डिफरेंट लोकेशन पर हो सकते हैं। मतलब डिफरेंट लोकेशन का मतलब रहेंगे तो मेन स्ट्रक्चर वही, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकता है, ऐसा भी एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर आपको मिले। सिमिलरली कंसीडरेबल वेरिएशन एग्जिस्ट इन द पैटर्न ऑफ ब्रांचिंग ऑफ वेन्स, आर्टरीज एंड नर्व्स, और उनके पैटर्न में भी आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे मैंने पढ़ा था ना, जब मैं नर्व्स पढ़ा रहा था लोअर लिम्ब की, मीडियल कंपार्टमेंट की, तो एसेसरी ऑब्चुरेटर नर्व थी वहां पर। ठीक है, एक तो ऑब्चुरेटर नर्व मेन थी, लेकिन 30% लोगों में एसेसरी ऑब्चुरेटर नर्व मिलती है। तो ये एक वेरिएशन है, ये आपको याद रखना है। बुकों में हर जगह मेंशन है, जहां जहां आपको वेरिएशन होंगे आप उनको नोटिस नहीं करते। ठीक है, वेन्स वेरी द मोस्ट एंड नर्व्स द लीस्ट। ये याद रखना हमेशा कि इंसानों के अंदर वेन्स जो है वेरी करती हैं, एक से दूसरे इंसान में नर्व्स बहुत कम वेरी करती हैं, उनका जो पाथवे है वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। इंडिविजुअल वेरिएशन मस्ट बी कंसीडर्ड इन फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और जब भी आप पेशेंट को ट्रीट करें तो एक ही तरीके से ना करें, सबकी बॉडी अलग अलग है, इस बात को दिमाग में रखें। बेसिक फ्रेमवर्क सेम है लेकिन कुछ वेरिएशंस हैं। Most description in this text assumes a normal range of variation. However, the frequency of variation often differ among human groups and the variation collected in one population may not apply to the members of other populations. ठीक है, और ये कैसे हो सकते हैं? ये रेस में हो सकते हैं, हमारी नेशनैलिटी में हो सकते हैं। आप देखिए हमारे जो फेस बोन्स होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अफ्रीकन लोगों की फेस बोन्स का शेप थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यूरोपियन का फेस देखेंगे आप तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, बोन्स के जो टर्मिनल एंड होते हैं उनमें थोड़े थोड़े से डिफरेंस मिलते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमें देखने को मिल सकती है। तो आप डिपेंड करता है कि आप वेरिएशंस को अपने दिमाग में रखिए। सम वेरिएशन सच एज दोज अकरिंग इन द ओरिजिन कोर्स ऑफ द सिस्टिक आर्टरी टू द गॉल ब्लैडर आर क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एंड एनी सर्जन ऑपरेटिंग विदाउट नॉलेज ऑफ देम इज सर्टेन टू हैव प्रॉब्लम्स। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत कब आएगी? जब आपने एक सेट तरीके से अपने दिमाग को प्रिपेयर कर रखा है कि यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और आपको पता है आर्टरी का कोर्स भी चेंज हो सकता है। मतलब सेम स्ट्रक्चर को सप्लाई देने के लिए कोई दूसरी आर्टरी हो सकती है, उसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस मिल सकते हैं। तो इस चीज को दिमाग में रखिए। अपार्ट फ्रॉम रेशियल एंड सेक्सुअल डिफरेंसेस, ह्यूमन एग्जिबिट कंसीडरेबल जेनेटिक वेरिएशन सच एज पॉलीडेक्टाइली और एक्स्ट्रा डिजिट।
आपको ये भी याद रखना है कि कोई कोई ऋतिक रोशन भी हो सकता है ना भाई। 5 उंगलियां होती है तो किसी किसी के 6 भी हो सकती हैं। अब आप ढूंढ रहे हैं कि यार हमने तो अपनी एनाटॉमी बुक में 5 ही पढ़ी थी, तो ये जो क्या है ये वेरिएशंस है, ठीक। Approximately 3% of newborn shows one or more significant congenital anomalies. Other defects like atresia or blockage of intestine are not detected until symptoms occur. ठीक है। Discovering variation in congenital anomalies in cadavers is actually one of the many benefits of first-hand dissection because it enables students to develop an awareness of occurrence of variations and sense of their frequency. और डायसेक्शन में आपका लक है कि आपको कोई ऐसी बॉडी मिल जाए जो आपकी बुक से थोड़ी वेरिएशंस हैं उसके अंदर, तो आपको सीखने का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है उस डायसेक्शन में, क्योंकि आप एक दूसरे एंगल से भी डायग्नोसिस कर सकते हो पेशेंट को, यार इसके अंदर हो सकता है वो प्रॉब्लम हो सकता है इसके अंदर ये वाला सिस्टम इस तरीके से डेवलप ना हो, इस तरीके से हो, तो आपके जो डायग्नोसिस है वो परफेक्ट हो जाता है इसके बेसिस पर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, उस वीडियो को जरूर देखें। कोशिश करूंगा आज ही इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू। और अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दीजिए।